हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप यू ऑल आर मस्ट बी वेल एंड गुड। एंड आपको सभी फेस्टिवल्स की बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। एंड यार आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आफ्टर लास्ट डे मैं फिर से 5 और 6 डेज के लिए एबसेंट हो गया। एंड बिकॉज ऑफ सम वर्क, बिकॉज घर पर थोड़ा सा पूजा वूजा इस तरह की चीज़ें थी जिस वजह से मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया। So that for that I am very extremely sorry and we were discussing about, क्योंकि मैं इस बारे में ज़्यादा बात करूँगा ना तो फिर हम यार फैमिली होके अपनी बातों में लग जाएंगे। तो उससे बेटर है कि यार हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करें। फैमिली तो हम हैं ही, वी ऑल आर द फैमिली, ठीक है ना। एंड मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई नो दैट वेरी वेल, यू लव्स मी अलॉट। एंड तो वहाँ पर वो चीज़ अलग बातें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को आगे डिस्कस करें, दैट इज टू गुड। तो हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट इज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमने वेरीफाई करी थी और उस पर बेस्ड अब एप्लीकेशंस की बात है। एंड उस पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस आइदर इन फिजिक्स और इन मैथमेटिक्स दोनों में ही पूछी जाती हैं, ठीक है। हाँ, यह है कि फिजिक्स में थोड़ा सा उसका लेवल, हम मैथमेटिकल साइंस में नहीं चलते, थोड़ा फिजिकल साइंस में चलते हैं। मैथमेटिकल वे में हम तो टोटली मैथमेटिकल साइंस में चलते हैं। डिफरेंस इतना ही है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस, बोथ ऑफ द क्वेश्चंस आर सेम। तो हम उसके आज एप्लीकेशंस ही लेके चलेंगे। तो एप्लीकेशंस देखो, पहला एक एप्लीकेशन लिया है जिसमें क्वेश्चन, ऑल्दो द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें केवल कैलकुलेट करने को दिया गया था। बट मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया कि वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम, मतलब हम दोनों साइड से सॉल्व कर ले ताकि आपको वो चीज प्रॉपर्ली समझ में आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो आपको देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वेरीफाइड डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर अ वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर, ये आपको दिया हुआ है, वेयर एस इज द सरफेस ऑफ अ क्यूब बाउंडेड बाय दिस रीजन। मतलब आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है जहां पर एस कौन सा सरफेस है, वो एक क्यूब का सरफेस है। क्यूब मतलब जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं, मेरा रूम खुद का एक क्यूबॉइड शेप है, या आप जिस रूम में खड़े हो, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल बी अ क्यूब और अ क्यूबॉइड। अगर तीनों डायमेंशन सेम है देन इट इज अ क्यूब, अदरवाइज इट इज अ क्यूबॉइड। तो उसकी डायमेंशंस आपको दी है और ये डायमेंशन बेसिकली डेफिनेटली क्यूब की हैं, क्योंकि देखो x 0 से 1 लेंथ 1 आपको दिखाई दे रही है, y 0 से 1 लेंथ 1 दिखाई दे रही है, z 0 से 1 लेंथ 1 दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हमको क्या करना है, हम बेसिकली गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पर भाई बेसिकली हमें क्या चीज पता है, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हमें क्या पता है कि अगर हम किसी भी वेक्टर फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर एवरी वेक्टर फील्ड द क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ, अगर वेक्टर फील्ड मेरा एफ वेक्टर है तो एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये मुझे क्या पता था कि इस सरफेस के जो भी सरफेस मुझे दिया गया है वो क्लोज, एंटायरली क्लोज हो। अब लाइकवाइज रूम, भाई जैसे अब कोई क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब क्या है, पूरी तरह से क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। और डीएस उस सरफेस का एरिया एलिमेंट है, ठीक है। डीएस उस सरफेस का एरिया एलिमेंट है और डीएस वेक्टर भाई उसका आपको पता है कि भाई किसी भी जो एरिया वेक्टर होता है उसका जो डायरेक्शन होती है उस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। थोड़ा सा ये चीज भी नोटिस करने वाली बात है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, वो चीज आपको थोड़ा सा समझनी है। वो चीज मैं डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन दैट, ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो मैं उस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, ये चीज समझने वाली बात है क्या कि हम यहाँ पर जब डीएस की बात करें तो डीएस क्या है, मेरा एरिया एलिमेंट है। और डीएस वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डीएस वेक्टर के साथ मतलब डायरेक्शन भी मिक्स है। एंड डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी एरिया सरफेस या प्लेन की डायरेक्शन उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। It must be equals to volume integral of divergence of the same vector and dv। ये जो थी हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, मैं इसको मान ले रहा हूं मुझे इक्वेशन अल्फा है। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करते टाइम मुझे लेफ्ट हैंड साइड को अलग और राइट हैंड साइड को अलग कैलकुलेट करना होगा। ये चीज तो आपने 10th में 12th में डेफिनेटली आपने पढ़ी है। तो भाई हम किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई जो मुझे रीजन दिया गया पहले तो वो रीजन देखो भाई, गिवन दैट वेक्टर फील्ड एफ वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है, एफ वेक्टर की वैल्यू मुझे दी गई है 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस yz के, ये तो मेरा वेक्टर फील्ड है।
इज दैट क्लियर? और डाइवर्जेंस नहीं, पहले हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, जो मुझे क्यूब दिया हुआ है, जो सरफेस दिया हुआ है, वो सरफेस क्या है? एक बेसिकली क्यूब है। तो हम क्यूब को तो आसानी से जनरेट कर सकते हैं ना, वी कैन जनरेट अ क्यूब वेरी इजीली। हम आसानी से किसी भी क्यूब को जनरेट किया जा सकता है। जैसे क्यूब ही मान के चलना भाई, अगर मेरे से अगर क्यूबर्ड बन जाए तो ये मत सोचिएगा कि सर ने यार क्यूबर्ड बना दिया, लेकिन आप हाँ ये है कि हमारी डायमेंशन सेम रहेंगी भाई, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं मान ले रहा हूं ये पॉइंट ओ है, ये मेरी होगी एक्स एक्सिस, दैट वन इज वाई एक्सिस एंड दैट वन इज जेड एक्सिस। इनके कुछ नाम ले दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी, हो गए ना सारे पॉइंट? हाँ, एवरी पॉइंट हैज बीन क्लोज। अच्छा, अब आपको लिमिट क्या दी है? देखो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1, मतलब x इक्वल्स टू 0 तो ये वाला पॉइंट हुआ, दैट इज 000। x इक्वल्स टू 1 मतलब ये वाला पॉइंट है 100। फिर सेकंड वाला दिया हुआ है आपको y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 0 से y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 कहने का मतलब ये वाला पॉइंट हो गया 010। z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये वाला पॉइंट है 0 0 एंड 1। आपको ये तीन डायमेंशन दी गई हैं। अब जो मेरे को क्यूब दिया गया है, इसकी भाई मुझे डायमेंशंस कंसीडर करनी पड़ेगी। मैं मान ले रहा हूं कि x में डायमेंशंस की कितनी है भाई, इसकी जो डायमेंशन है भाई, हम एक स्मॉलेस्ट लिमिट को कंसीडर लेके चलते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि ये डायमेंशन आपकी dx, y में dy कंसीडर कर लीजिए, एंड z में हम कंसीडर कर ले रहे हैं dz। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब भाई अब यहां पर जैसे आपने जो रूम देखा है, रूम है या इसी शेप में तो होता है, ये रूम यही तो है मेरा, ठीक है ना, हमारा रूम इसी तरह से मैं इसके अंदर खड़ा हुआ हूं भाई, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ये सरफेस कुछ इस तरह से बना हुआ है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक अपर सरफेस है, एक बॉटम सरफेस है, इसी तरह से तो मेरे सरफेस चल रहे हैं। तो यहां पर भाई अगर मुझे पूरा एंटायर क्लोज्ड करना है, तो क्लोज्ड करने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, इस सरफेस का एरिया भी, इस सरफेस का एरिया भी, इस सरफेस नीचे वाले का भी, ऊपर वाले का भी, फ्रंट वाले सरफेस का भी, और बैक वाला। फ्रंट वाला कौन सा हो गया मेरे लिए? ए एफ ई डी। बैक वाला कौन सा हो गया? जी बी सी ओ। इज दैट क्लियर? तो मेरे को सारे फेसेस के लिए कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, हियर LHS जो क्लोज सरफेस आपको दिया गया है f डॉट ds वेक्टर, इट विल बी भाई किस किस के बराबर होगा? पहले इस सरफेस का, भाई इस सरफेस के लिए जो मेरा सरफेस कौन सा है? ABCD, इट विल बी सरफेस ABCDF डॉट DS। ये वाला सरफेस ले लिया, ठीक इसके सामने वाला सरफेस प्लस डबल इंटीग्रेशन, ये वाला सरफेस कौन सा है? GOEF F डॉट DS, दो सरफेस कंप्लीट प्लस, फिर कोई भी ले लो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसा मैं ले रहा हूं सेम पैटर्न में आप भी लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर अपर वाला सरफेस ले लेते हैं ABGF F डॉट DS प्लस, ठीक इसका अपोजिट सरफेस लीजिए, इसके ठीक अपोजिट पे नीचे बॉटम वाला आ गया OCDE F डॉट DS प्लस डबल इंटीग्रेशन। चार सरफेस तो हमारे पास आ गई, ये वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। अब फ्रंट को ले लीजिए, फ्रंट कौन सा है? ADEF। और ऐसा कोई देखो जरूरी नहीं है यार, हो सकता है कि मेरी आफ्टर कैलकुलेशन में ADEF के स्थान पर FADE लिख दूं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, है तो सरफेस इट इज जस्ट अ नॉमिनेशन, वो केवल नाम है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट वाला सरफेस आ गया ADEF एंड F डॉट DS प्लस द लास्ट वन इज इसके ठीक बैकवर्ड में OCBG F डॉट DS। तो आपको इस
मतलब अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे इतने इंटीग्रल्स को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए डे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं सरफेस इंटीग्रल को आसानी से वॉल्यूम इंटीग्रल में कैलकुलेट करके इजी वे में आसानी से एक सिंगल इंटीग्रेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब मैं उसको सरफेस वे में सॉल्व कर रहा हूं, आई हैव टू सॉल्व, मुझे कितने इंटीग्रल सॉल्व करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 इंटीग्रल सॉल्व करने पड़े, ठीक है। लेकिन अभी हमें वेरीफाई करना है, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो एक बार से कर लीजिए, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे दे रहे हैं, दैट इज अल्फा 1। फिर 1 बाय 1 हम एक एक करके सारे इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए अब हम इसको 1 बाय 1 एक एक सरफेस लेके चलेंगे। मैंने क्यूब को ऊपर बना दिया है, और जहां पर हमारा पहला फेस कौन सा था, ABCD, दैट वाज आवर फर्स्ट फेस। और उसके लिए मुझे क्या निकाला, F डॉट ds कि F डॉट ds की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, ABCD ये वाला फेस था। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें ना, तो ABCD जो मैं आपको इसमें दिखा था, ये भाई अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर लें, ठीक है ना, ये मेरी x डायमेंशन, ये मेरी y डायमेंशन, ये z डायमेंशन, ये तो बन गया ABCD फेस, ठीक है। तो ये ABCD फेस बेसिकली कौन सी उसमें है, देखो ये तो x एक्सिस है, ये वाला डायमेंशन कौन सी है, y वाली डायमेंशन है, ये वाला मेरा डायमेंशन z है। इसका मतलब जो मेरा ds वैल्यू है, ठीक है ना, ds की जो वैल्यू है, और इसके पैरेलल, और सॉरी इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे निकलने वाला वेक्टर। तो मैंने आपको क्या बताया था, एरिया वेक्टर क्या होता है, जो एरिया की डायरेक्शन होती है, एरिया की डायरेक्शन हमेशा उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो एरिया वेक्टर, एरिया एलिमेंट तो मेरा ABCD है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा कौन सा जा रहा है, आई कैप। मोस्टली हम आई कैप लेते हैं, वैसे तो अदरवाइज आप कोई भी नाम रख सकते हो, आई कैप। और यहां को हम जनरली कंसिडर करते हैं जे कैप, और इधर को कंसिडर करते हैं के कैप। तो मेरा जो ds वेक्टर है, भाई ds वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, हियर ds वेक्टर इट विल बी, भाई प्रत्येक वेक्टर को आप कैसे लिखते थे, भाई कोई भी वेक्टर अगर मैं यहां पर इसको रफ वर्क के लिए यूज कर ले रहा हूं, इतना रीजन, भाई किसी वेक्टर को अगर मैं ए वेक्टर की बात कर रहा हूं, तो ये वेक्टर क्या लिखते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए कैप। तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर ds वेक्टर होगा, इट विल बी ds इनटू इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसके ठीक परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये क्या बन गया आपके लिए, ds एंड i कैप, ठीक है। i कैप मतलब n कैप की वैल्यू मिल रही है i कैप के बराबर, ds इसका एरिया। अब ABCD इसका एरिया निकालना है। ABCD का एरिया कैसा है, भाई ये मिले क्या है, प्लेन सरफेस ही तो है, जैसे हमारा एक रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वही तो प्लेन सरफेस है। तो वही प्लेन सरफेस, उसकी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये मेरी हाइट है कितनी, dy, और ये है dz। तो इसका मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, dy dz एंड आउट ऑफ i। अच्छा, लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ी सी नोटिस करनी है, जैसे यहां पर तो मुझे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मिल गया कि भाई हम क्यूब के ही पर्टिकुलर सरफेसेस के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। भाई हमारे पास यहां पर क्यूब या क्यूबॉइड इस तरह का मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए कोई कटोरी के लिए आ गया, कटोरी मतलब बाउल, ठीक है ना, बाउल के लिए अगर मेरे पास पूछा गया, या फिर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, इस तरह का सरफेस, रुकिए मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरह के सरफेस के लिए पूछ लिया गया, ठीक है ना। अब यार ये तो सरफेस मेरा देखो नीचे से तो आपका क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से पूरी तरह से एनक्लोज्ड है। अब यहां पर अगर मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, तो ये इस तरह से वेक्टर मैं कंसीडर करूंगा, या फिर मुझे कुछ इस तरह का रीजन दे दिया गया हो, इस तरह का रीजन मैं आपको हाथ से बना के दिखाता हूं, अगर आपके पॉसिबल हुआ तो समझिएगा। भाई जैसे अगर मुझे कोई प्लेन, क्योंकि हमारे पास तो प्लेन एरिया चाहिए, अगर मेरे को कोई प्लेन ऐसे दे दिया गया, देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये समझ पा रहे ना प्लेन, किस प्लेन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लेन। मैंने एक पॉइंट यहां मिलाया, एक पॉइंट इस पर मिलाया, एक पॉइंट इस पर, ये। अब इसका जो एरिया एलिमेंट होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया एलिमेंट होगा वो ऐसे जाएगा ना। अब मुझे इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे निकालूं, तो वहां पर वो मैंने कहां पढ़ी है, वो मैंने पढ़ी थी ग्रेडियंट में। मैंने ग्रेडियंट में आपको इस चीज को समझाया था कि अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड का, क्योंकि एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मुझे अगर उसका डायरेक्शन निकालनी है, ठीक है, उसकी अगर डायरेक्शन निकालनी है, तो ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन।
तो हम उस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे भाई यहाँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई एरिया वेक्टर ये दिखाई दे रहा है, भाई साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो मुझे तो पता चल गया कि भाई एन कैप की डायरेक्शन आई कैप है। लेकिन डीएस जो ये यहाँ पर अगर मैं डीएस की बात करूं जो एरिया एलिमेंट है, ठीक है ना, तो एरिया एलिमेंट यहाँ पर ये तो एरिया, अब ये डायरेक्शन तो यार बिल्कुल डिफरेंट हो गई है, ना ये आई के अलोंग है, ना जे के अलोंग है, ना ये के अलोंग है। मतलब आप किसी को भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस किसी को भी चीज को कंसीडर कर लीजिए भाई, जैसे मैं इसको आई कह रहा था, इसको जे कह रहा था, इसको के कह रहा था। लेकिन अगर मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं या इस प्लेन की बात कर रहा हूं, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये चला गया। अब ये ना नाइदर इट इज अलोंग द आई, नाइदर इट इज अलोंग द जे, नॉर इट इज अलोंग द के, ना ही आई के अलोंग ना जे के अलोंग ना के अलोंग। तो वहां पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो जो मेरा डीएस की जो वैल्यू होती है ना, बेसिकली जो डीएस की वैल्यू होती है मतलब यहां पर मैं आपको बताने के लिए, बेसिकली यहां पर तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही सफिशिएंट है, लेकिन मैं ऐसे बता दूं आपको, जो डीएस की वैल्यू होती है इट इज भाई जो मेरा एरिया कितना था dy dz अपॉन मॉडुलस ऑफ एन कैप डॉट जिस उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला वेक्टर, दैट इज आई कैप। और यहां पर तो एन कैप और आई कैप दोनों एक ही हैं, तो ये आई डॉट आई ही बन गया। एंड आई डॉट आई आपको पता है क्या होता है, विच इज 1, ये वैल्यू 1 है, तो यहां पर डीएस की वैल्यू तो सेम रहेगी। लेकिन आने वाले फर्दर क्वेश्चंस में, और ये बेसिकली प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैं ये भी बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आने वाले जो फर्दर क्वेश्चंस हैं वहां पर और ज्यादा एक्सप्लेनिंग वे में उस चीज को मैं समझाऊंगा। लेकिन यहां पर आप केवल ये समझिए क्या कि भाई डीएस वेक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एन कैप क्या है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाला यूनिट वेक्टर एन कैप, और डीएस क्या है, उसका एरिया एलिमेंट है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे, जो मैं आपको प्लेन एक्सप्लेन कर रहा था, भाई उसके परपेंडिकुलर जाने वाला अगर मैं उसकी डायरेक्शन निकालना चाहूं तो वो तो ना यार आई के अलोंग था, ना जे के अलोंग था, ना ही के अलोंग था। तो ये इट विल बी अ वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम टू अस, वो मेरे हमारे लिए तो बहुत बिगेस्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि एरिया मेरा एक स्केलर फील्ड है, क्लियर, लेकिन उसका ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो उस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। आप एक बार ग्रेडियंट वाला जो टॉपिक है, मैंने ग्रेडियंट करा चुका हूं ऑलरेडी, एक बार उसको जाके पढ़िएगा तो आपको और प्रॉपर्ली उस चीज को समझ में आ जाएगा, और जिसने पढ़ा है वो तो दैट इज टू गुड यार। तो ये अब डीएस वेक्टर की वैल्यू क्या है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट आप डबल इंटीग्रेशन ए बी सी डी एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन ए बी सी डी एफ वेक्टर डॉट आई कैप डीएस, डीएस यहां पर dy dz के बराबर है। अच्छा, एफ वेक्टर डॉट आई कैप, सिंस एफ वेक्टर क्या था मेरे पास, एफ वेक्टर की वैल्यू थी 4xzi माइनस y square j plus yz, and it is this question has been asked 2 or 3 times in the university examination. University exam में 2-3 बार पूछा गया। अब मुझे अगर इसकी डॉट प्रोडक्ट लेनी है, दिस इंप्लाइज दैट f वेक्टर डॉट i कैप, और मैंने आपको बताया था जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, डॉट का प्रोडक्ट में क्या करते हैं, i to i, j to j और k to k। तो अगर मैं केवल इसकी i कैप से प्रोडक्ट करूं, इट विल बी 4xz, इज दैट क्लियर। तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट डबल इंटीग्रेशन a b c d f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इट विल बिकम, भाई इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई, इसकी वैल्यू कितनी है 4xz एंड इट इज dy एंड dz। अच्छा, नेक्स्ट वन थिंग, भाई इस सरफेस के लिए, भाई अगर हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं, जब हम इस सरफेस की बात करें एबीसीडी, इस एबीसीडी पर x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू थी 1। भाई एबीसीडी सरफेस पर देखो ना, एबीसीडी सरफेस पर x की वैल्यू कितनी है 100, तो यहां पर 1 मेरा x को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है। तो इसी चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डबल इंटीग्रेशन 4z dy एंड dz, और डबल इंटीग्रेशन आपने सिंपली सॉल्व इंटर में भी सीखा है 4। पहला इंटीग्रल मेरा y के लिए dy एंड सेकंड इंटीग्रल फॉर
डी जेड। अब y और z की लिमिट देख लो, y मेरा कहां से कहां एक्सटेंड हो रहा है, 0 से 1, z 0 से 1। लेकिन हाँ, वी विल हैव टू रीड सच टाइप काइंड ऑफ क्वेश्चंस जिसमें मुझे लिमिट भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन हम आगे धीरे धीरे स्लोली उस चीज को रीड करेंगे। तो ये मेरे क्या आ गया, 4 0 to 1 dy, z का इंटीग्रेशन कर लीजिए, इट इज z स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज 0 to 1, इट इज 2 से 4 कैंसिल आउट, इट इज 2 टाइम्स 0 to 1 एंड dy। और मैंने लिमिट दे दी है z स्क्वायर को 1 और 0, तो ये मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2, y टू द लिमिट 0 to 1 एंड दैट इज 2। तो इसका कुछ नाम ले लीजिए बीटा 1। ये मेरा कौन सा सरफेस है, पहला सरफेस ABCD है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए OGFE के लिए। तो एक बार इस चीज को सॉल्व कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट सरफेस। अब बात कर रहे थे हम दूसरे इसके फ्रंट सरफेस OGFE के बारे में, ठीक है ना। हाँ, ये हो सकता है पॉसिबल, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इधर से नाम पढ़ सकता हूँ या इधर से नाम पढ़ सकता हूँ, नाम इट इज जस्ट अ नेम, वो तो कैसे भी पढ़ लीजिए। तो हम इसके ठीक सामने वाले फेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसका जो फ्रंट सामने वाला फेस होगा, जो मैं आपको उस टाइम में बता रहा था, भाई ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था ना, तो ओरिजिन पॉइंट था, तो ये तो मेरी आई कैप की डायरेक्शन थी। ये कौन सी डायरेक्शन होगी, माइनस आई कैप ना, एक्स की माइनस, ये तो एक्स के माइनस डायरेक्शन में आ गया, ठीक है ना, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आ गया। तो एन कैप की वैल्यू तो कितनी है, दैट इज माइनस आई कैप। ds सेम वैल्यू है dy एंड dz अपॉन मॉड ऑफ एन, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ एन कैप डॉट आई कैप एंड इट विल बी अगेन dy dz, क्योंकि एन कैप की वैल्यू माइनस का आई कैप है और मॉड में लगा हुआ, तो इट विल बी 1। अच्छा, लेकिन इस फेस के लिए x की वैल्यू कितनी है, हियर x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 है। तो आपका जो डबल इंटीग्रेशन, अगर हम कौन से फेस OGFE की बात कर रहे थे, OGFE f डॉट ds वेक्टर, इस चीज को आपने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी कैलकुलेट किया था। f वेक्टर, इसको क्या लिख रहे थे आप, f वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू है माइनस का आई कैप ds एंड इट विल बिकम 4xz बट विथ नेगेटिव साइन एंड ds, लेकिन x इसके लिए कितना है, इस पॉइंट पर तो x की वैल्यू 0 है, हियर x इक्वल्स टू 0, तो ये एंटायर इंटीग्रल क्या हो गया 0। मतलब इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू, इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मेरे लिए कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपर सरफेस के लिए, ठीक है। तो फॉर फेस, अगर इस सरफेस की बात करें ABGF, आप लोग मुझे बताओ, ये वाला फेस ये है, ठीक है, ये मैंने y एक्सिस कंसीडर की थी, तो ये y एक्सिस कंसीडर की, मतलब इसके अलोंग कौन सा जा रहा होगा, एन कैप कौन सा होगा इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट मस्ट बी j कैप। तो एन कैप की वैल्यू तो किसके बराबर है, इट विल बी j कैप। अच्छा, ये एरिया वेक्टर जो ds की वैल्यू होगी, ds की वैल्यू आप चाहे तो एन कैप डॉट आई या जे कैप इस तरह से भी ले सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाला डायमेंशन देखो कौन सी है x, और ये वाली डायमेंशन कौन सी है मेरी, हियर इट इज, आप लोग बताओ यार, ये वाली डायमेंशन कौन सी है, इट इज, अरे आप लोग बोलो ना भाई, ये डायमेंशन कौन सी है, थोड़ा सा सोचो भाई, ये मेरी कौन सी डायमेंशन थी, ये मेरी x थी, ये मेरी कौन सी थी, z, ठीक है, ये मेरी कौन सी डायमेंशन थी, z डायमेंशन, क्योंकि ये मेरी डायमेंशन y थी ना भाई, ये मेरी x थी, ये y थी और ये z थी, तो ये z और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल तो है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, dz एंड dx। तो एन कैप की वैल्यू अगर j है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकाल दीजिए क्या, f वेक्टर डॉट एन कैप, इज दैट क्लियर। f वेक्टर की वैल्यू क्या थी, 4xzi, या मैं इस चीज को बार बार लिखना भूल जा रहा हूं, माइनस वाई स्क्वायर जे, क्या है, प्लस वाई जेड टी,
इन डॉट प्रोडक्ट विद जे कैप। अच्छा अब जे कैप फिर से i टू i, j टू j और k टू k करिए तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी माइनस का y स्क्वायर। अच्छा माइनस का y स्क्वायर कहने का मतलब कितना हो गया? इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट डबल इंटीग्रेशन ऑफ a b g f डॉट ds वेक्टर को आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन a b g f वेक्टर डॉट n cap ds, it will be double integration a b g f वेक्टर डॉट n cap की वैल्यू है माइनस का y स्क्वायर और ds की वैल्यू है dz dx। और यहां पर इस सरफेस के लिए यहां पर y की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये वैल्यू मेरी 1 हो गई। इट विल बी माइनस डबल इंटीग्रेशन dz dx, दोनों की लिमिट दे दो, dz dx विद नेगेटिव साइन, सॉरी। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो माइनस का 0 to 1 dz एंड x टू द लिमिट 0 to 1, it is 0 to 1 dz and it will be only -1। तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ गई? बीटा 2 बीटा 3। अब अभी हमने कौन सा सरफेस ले निकाला? टॉपेस्ट सरफेस। नाउ वी विल फाइंड आउट इट फॉर बॉटम सरफेस, फिर हम उसके लिए निकालेंगे बॉटम सरफेस। तो एक बार इसे कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट फॉर द बॉटम सरफेस। अब बात कर रहे थे हम इसके ठीक बॉटम सरफेस, दैट इज ओसीडी। ओसीडी के लिए बताइए। अब ओसीडी भी कौन सा सरफेस हो गया? जब मैं बॉटम अपर सरफेस की बात कर रहा था तो जे कैप था, इसके लिए माइनस का जे कैप हो जाएगा, मतलब एन कैप की वैल्यू है आपके पास कितनी? दैट इज माइनस जे कैप। लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जा रही है इस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? 0। और अब भी आपने फाइंड आउट किया था कि जब हमने f वेक्टर डॉट n कैप की वैल्यू निकाली थी दैट वाज माइनस का y स्क्वायर, और y की वैल्यू अगर 0 है इसका मतलब इस सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन o c d e f वेक्टर डॉट ds वेक्टर इट विल बी एग्जैक्टली 0। ये वैल्यू एग्जैक्टली क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 है। एज अब चाहो तो वहां पर लिख लो फॉर फेस, एज फॉर फेस OCDE y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू मेरा 0 था। अब हमारे पास कौन सा बचा? अब हमारे पास बच गया एक तो फ्रंट सरफेस और एक इसका बैकवर्ड सरफेस। पहले फ्रंट सरफेस की बात कर लेते हैं। फ्रंट सरफेस कौन सा है? ADEF। इसको कुछ नाम दे दीजिए, बीटा 3 एंड बीटा 4। नाउ फॉर फेस ADEF, अब मुझे आप ही लोग बताओ, ये जो ADEF है ये फ्रंट सरफेस है ना, ये कौन सी डायरेक्शन में? देखो जेड, ये जेड के लॉन्ग आ रहा है, इसके बाहर से आउटसाइड में कौन सा वेक्टर निकलेगा? इस साइड को, ये के कैप। इट विल बी ए के कैप, मतलब एन कैप की वैल्यू कितनी है? एन कैप की वैल्यू है मेरी के कैप, क्योंकि जेड के डायरेक्शन के लॉन्ग है। क्लियर? और एफ वेक्टर आपको पता ही था, एंड एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे फॉरवर्डिंग every time plus yzk। तो f वेक्टर डॉट एन कैप, तो डॉट एन कैप कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कितना? f वेक्टर डॉट k कैप। अब फैक्टर डॉट k कैप करेंगे तो इट विल बी ओनली yz, क्योंकि i टू i j टू j एंड k टू k तो करना है मुझे। लेकिन इस फेस के लिए, फॉर दैट फेस जो मेरे पास फ्रंट आ रहा है ADEF, इस फेस के लिए जेड की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट पर जेड की वैल्यू 1 है, तो इट विल बी y ओनली एज z इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसका एरिया बता सकते हैं? ये वाली लेंथ क्या है? देखो dx, ये वाली हाइट है y, तो ds की वैल्यू है मेरे पास dx एंड dy। इसका मतलब डबल इंटीग्रेशन ADEF f वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको आप लिखेंगे ADEF f वेक्टर डॉट n कैप
ds, जहां पर मैं बता चुका हूं पहले भी कि n कैप क्या है, ds के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने वाली यूनिट वेक्टर है। इट विल बी ADEF F वेक्टर डॉट n कैप, हमारे पास था k कैप, ds की वैल्यू है dx dy एंड इट विल बिकम डबल इंटीग्रेशन ADEF और f डॉट k कैप की वैल्यू कितनी थी, yz, एंड दैट विल बिकम y dx एंड dy। अब आप लिमिट दे सकते हैं, पहली लिमिट आपका dx के लिए है, सेकेंड लिमिट फॉर y dx dy। लिमिट दे दीजिए, x मेरा 0 से 1 ही जा रहा है, y मेरा 0 से 1 ही जा रहा है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इट विल बिकम 0 to 1 dx and y square by 2, 0 to 1 which is 1 by 2, 0 to 1 and dx, and it will be only 1 by 2 which is beta 5। अब मेरे पास केवल कौन सा लेफ्ट सरफेस बचा, केवल एक ही सरफेस बचा है, पीछे वाला, कौन सा, OCBG फॉर फेस OCBG। आप ही लोग बताओ इस फेस के लिए, जो अगर मैं OCBG सरफेस की बात कर रहा हूं, n कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो k के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगर मैं पीछे की डायरेक्शन दिखाऊं ना तो ये माइनस k कैप की डायरेक्शन में जा रहा है, n कैप की वैल्यू होगी माइनस k कैप। इस फेस पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और z की वैल्यू अगर 0 आ गई, z हमारा हाँ, इस फेस पर हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी 0, केवल हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास f डॉट जो k था वो yz था, एज f वेक्टर डॉट k कैप, यहां पर आ गया f वेक्टर डॉट k कैप के स्थान पर कौन सा है, माइनस का k कैप, तो माइनस का k कैप, इट विल बी माइनस का yz, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, एज z इक्वल्स टू 0 इज फॉर दैट सरफेस, z इक्वल्स टू 0 था उस फेस के लिए। अगर yz ही मेरे लिए 0 बन गया, ये yz ही मेरे लिए 0 बन गया, तो यहाँ पर इस y, ये मेरे लिए तो y इसलिए बना था क्योंकि इस फेस के लिए जो फ्रंट वाला सरफेस था इसके लिए y की वैल्यू 1 थी, लेकिन इस बैक वाले सरफेस के लिए आइदर व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ y, बट z की वैल्यू तो 0 हो गई, तो z की वैल्यू 0 होगी तो पूरा एंटायर इंटीग्रल ही मेरे लिए क्या बन गया, 0। इसका मतलब फॉर OCBG f dot ds it will become 0 and it will be बीटा 6। तो हमने 6 के 6 सरफेस के लिए फाइंड आउट कर दिया, तो इसके बाद क्या निकाल देंगे, इसका एंटायर सरफेस इंटीग्रल, और हमको केवल क्या करना है, आई हैव टू सम ऑल दीज वैल्यूज, हमें केवल इन वैल्यूज को क्या करना है, केवल सम करना है, और उसके बाद हमारी लेफ्ट हैंड साइड अकम्प्लिश हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर फाइंड आउट द एंटायर वैल्यू ऑफ LHS। तो हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में देखो पहले इंटीग्रल की वैल्यू कितनी थी 2, सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू थी 0, थर्ड की वैल्यू थी -1, फिर +0 प्लस 1/2 प्लस लास्ट में 0। अगर हम इसको ऐड करें इट विल बी 2 - 1 दैट इज 1 एंड 1 + 1/2 इट इज 3/2, और इसको मान लीजिए S1। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या थी, एंड राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड थी मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f फैक्टर एंड d। तो f फैक्टर मेरा जो वेक्टर फील्ड मुझे दिया गया था यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ यार, मैं बार बार f फैक्टर लिखना भूल जा रहा हूँ बुक से देख के, और क्योंकि मुझे बात ये ना, मुझे बार बार इसको बोर्ड को मिटाना पड़ रहा है और फिर देखना पड़ रहा है। 4xzi माइनस y² j प्लस yz। तो इसका डाइवर्जेंस हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा दिक्कतें हैं बेटा, हाँ, अदरवाइज मैं भी स्मार्ट बोर्ड यूज कर लेता, लेकिन अब उतना थोड़ा सा नहीं है, तो काम ऐसे चलाना पड़ रहा है, नहीं तो मुझे इतने बार लिखना नहीं पड़ता और बार बार देखना नहीं पड़ता इस चीज़ को, लेकिन मुझे बार बार व्हाट्सअप करना पड़ता है, फिर वो चीज़ें मेरे को रिपीट करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए ठीक है, हम उस बारे में
बाद में बात करेंगे, पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं जो हमारा मेन टारगेट है, दैट इज डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस एफ दैट इज, मैंने आपको बताया था डाइवर्जेंस कहने का मतलब क्या था, डेल डॉट एफ फैक्टर, और डेल डॉट एफ फैक्टर मींस आई डेल बाय डेल एक्स जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड इन डॉट प्रोडक्ट विद 4xz I माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे करते हैं, आई टू आई की, इसका मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ 4xz प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ वाई जेड। तो x के रिस्पेक्ट में इट विल बी 4z, यहाँ y के रिस्पेक्ट में इट विल बी माइनस 2y, यहाँ z के रिस्पेक्ट में प्लस y एंड इट विल बिकम 4z माइनस y। तो हमारे पास इसकी जो डाइवर्जेंस आपकी वैल्यू है कितनी आ गई, 4z माइनस y। और प्लस यहाँ पर एक चीज आपको काफी कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, क्या कि जब हमने 6 सरफेसेस के लिए सरफेस इंटीग्रल निकाला, उससे बेटर है हम सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करें। डाइवर्जेंस है, अगर आपको पेपर में इवैल्यूएट करने को आ रहा ना, तो सीधा डायरेक्टली डाइवर्जेंस एफ करके सॉल्व करिएगा, नॉट टू सॉल्व विद द यूजिंग सरफेस वैल्यूज, क्योंकि हमें 6 सरफेसेस को सॉल्व करना पड़ा भाई, तब जाके मेरे पास उसकी वैल्यू आ रही है कि कितना उससे आउटगोइंग फ्लक्स होगा। सीधा हम डाइवर्जेंस एफ करके भी निकाल सकते हैं उसे, तो वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो डाइवर्जेंस एफ हमारे पास आ गया, इसका मतलब राइट हैंड साइड क्या आ गई, सो राइट हैंड साइड इट विल बिकम वॉल्यूम इंटीग्रल। डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू कितनी है, 4z माइनस y, वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम बता दो, dx dy एंड z। तीनों की लिमिट मुझे दिखाई दे रही है, तीनों की लिमिट क्या है, 0 to 1 dx 0 to 1 dy 0 to 1 4z माइनस y एंड dz। तो पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व कर दीजिए, जो लास्ट वाला इंटीग्रल है, इट इज 0 to 1 एंड dx 0 to 1 एंड dy। इसको z के रिस्पेक्ट में करेगा, तो 4z स्क्वायर बाई 2 माइनस y जेड, y जो कि इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट है, एंड इट इज 0 to 1। तो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, अगेन 0 to 1 dx 0 to 1 dy एंड हियर इट इज 2z स्क्वायर माइनस yz एंड लिमिट 0 to 1। तो z को लिमिट दीजिए, अब ये z की लिमिट थी, ध्यान रखिएगा, दीज आर द लिमिट ऑफ z, इट विल बी 0 to 1 ऑफ dx 0 to 1 ऑफ dy। z को लिमिट दीजिए, तो z को लिमिट देनी है मेरे को 1 और 0, तो पहले 1 दे दीजिए, दैट इज 2 माइनस y, और 0 अगर मैं दूंगा लिमिट तो इट विल बी 0, माइनस में देखो z को अगर 0 दिया तो ये भी 0 ये भी 0, तो 2 माइनस y इज एंटायर वैल्यू। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करिए, इट विल बिकम 0 to 1 ऑफ dx, इसको y के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, इट विल बी 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, अगेन लिमिट 0 to 1, इट इज 0 to 1 dx, y को लिमिट दो 2 माइनस 1 by 2 इज 3/2 and 0 to 1 dx, it is 3/2 and x to the limit 0 to 1 and which is 3/2 and that is 1 is s2। और आपको स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा कि s1 और s2, जबकि देखो s1 निकालने के लिए मुझे 6 सरफेसेस को सॉल्व करना पड़ा, एंड टू सॉल्व द राइट हैंड साइड आई हैव टू फॉलो सिंगल ट्रिपल इंटीग्रेशन, एक सिंगल ट्रिपल इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ा विच इज सेम एज द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हियर वी फाइंड आउट, लास्ट में आप लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हियर वी फाइंड आउट LHS equals to RHS and that is equals to 3/2, hence the theorem। तो हमारा ये फर्स्ट एप्लीकेशन यहीं पर अकम्प्लिश होता है, उसके बाद वी आर गोइंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार इस चीज को कॉपी कर लीजिए प्रॉपर्ली, देन आफ्टर वी विल गो ऑन द नेक्स्ट वन। नाउ आई हैव टेकन द सेकंड वन, अब हमने सेकंड एप्लीकेशन लिया हुआ है। तो देखिए, अब जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हाँ भी, जब अगर हमें एक परफेक्ट बॉडी शेप दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भी हमें पता चल जाता है कि भाई एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर जा रहा है, और जहाँ पर नहीं ऐसा है
जैसे अगर मैं स्फीयर की बात करूं या फिर हेमी स्फीयर की बात करूं, तो हेमी स्फीयर के केस में तो भाई हेमी स्फीयर समझ रहे हैं ना, स्फीयर तो पूरा ऐसा होता है। अब मैं इसको काट दूं, अब वो बॉल टाइप की इस तरह से होगी। अब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर यार वो तो दो दो इतनी प्लेन में, तो प्रोजेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपसे क्या कह रहा है, वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द वेक्टर फील्ड। इस वेक्टर फील्ड के लिए कंसीडर करिए डाइवर्जेंस थ्योरम को और वेरीफाई करिए उसे, टेकन ओवर द रीजन बाउंडेड बाय ये। अच्छा, अब ये जो मुझे रीजन दिया गया है, ये रीजन कौन सा रीजन है, देखो एक बार चेक करो इस चीज को, थोड़ा सा आप लोग सोचो कौन सा रीजन है ये। एक्चुअली क्या हम उस रीजन को पहचान पा रहे हैं? देखो एक तो आपने ये तो पहचानना आ रहा होगा, ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या आर स्क्वायर करके आपने पढ़ा था, जिसका सेंटर 00 और रेडियस आर या ए होती है, ठीक है। तो ये तो मेरा सर्कल है और ये z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 1, तो z डायरेक्शन में क्या दे रखी है मुझे, हाइट। और ये किस तरह का सरफेस ये हो गया, ये ऐसा नहीं हो गया, चेक करो ऐसे, ये बॉटम सरफेस तो सर्कल है, लेकिन अगर मैं भाई ये मेरा एक्स वाई प्लेन में समझ लो, ठीक है, इसको मेरा क्या किसमें समझ लो, एक्स वाई प्लेन में है, ये मेरा सर्कल हो गया और z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 1 होगी इसकी हाइट। तो ये बेसिकली क्या दिया हुआ है, एक सिलेंडर ही तो दिया हुआ है, जो मेरे को रीजन दिया हुआ है वो एक सिलेंडर दिया हुआ है। तो इस सिलेंडर के लिए मुझे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो आप थोड़ा सा रीजन पहचानना भी सीखें कि आपको एक्चुअली रीजन क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या, बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होती है हमारी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? इट इज सिंपली closed f dot ds vector is volume integral of divergence of the same vector field and d, and that is equation s। लास्ट में हमें इसी s को वेरीफाई करना है। अब आप किसी भी तरीके से लीजिए। अच्छा, गिवन रीजन इज, जो गिवन रीजन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली किस चीज के बारे में इंडिकेट कर रहा है, इट इज इंडिकेटिंग अबाउट अ सिलेंडर। ये हमें एक सिलेंडर इंडिकेट कर रहा है जो किस प्लेन में है, जिसका बेस तो जो है सर्कल है, वो कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और हाइट जेड प्लेन जेड एक्सिस के अलोंग है। तो इसका मतलब आप इसको किस तरह से कंसीडर कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इधर पे बना ले रहा हूं एंड इसको थोड़ा सा डाउन में बना लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा हमारा जो बोर्ड है वो 2 डायमेंशनल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग भी ना। ये मत कहना कि सर ने यार ऊपर वाला सर्कल तो बड़ा बना दिया, नीचे वाला सर्कल छोटा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। और यहां मान ले रहे हैं जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एंड दैट वन इज जेड एक्सिस। यहां को मान ले रहा हूं मैं आई कैप, यहां को जे कैप एंड दिस डायरेक्शन इज के कैप। ये मेरा सर्कल आ गया बॉटम सर्कल, ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है तो डेफिनेटली ये लिमिट होगी 200, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था भाई, सेंटर तो मेरा ये है, ओरिजिन मेरा सेंटर है, और ये कैसा सर्कल है जो एक्स वाई प्लेन में है, दिस इज द सर्कल व्हिच इज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस मैंने कंसीडर करी है एंड ये मैंने वाई एक्सिस कंसीडर करी है, तो ये 0 पॉइंट है। अब चाहे आप इधर को डायरेक्शन नाप लो या इधर को डायरेक्शन नाप लो, किसी भी साइड में अगर आप डायरेक्शन नापेंगे दैट विल बी 2, ये केवल 2 ही यूनिट आएगी, तो 200 मेरी ये लिमिट है। और यहाँ पर कितनी है, माइनस का 200। हाइट मेरे को देखी है 0 से, ये तो पॉइंट है आपका 0 0 0, जिस प्लेन पर z की वैल्यू 0 है, मतलब ये जो सर्कल है इस प्लेन पर z की वैल्यू 0, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 0 0 एंड
1, ये मेरी आ गई हाइट। अब यहां पर अगर मैं इस पूरे सरफेस के क्लोज्ड की बात करूं, ये पूरा क्लोज्ड है, ऊपर ये मत सोचना कि यार सर का ढक्कन तो खुला हुआ है, ऐसा सर का ढक्कन नहीं खुला हुआ है, मतलब सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस सिलेंडर का ढक्कन खुला नहीं है, ये बंदी है। तो आपको क्लोज अगर मुझे सरफेस निकालना है भाई, ये तो क्योंकि मुझे तो क्लोज सरफेस को कैलकुलेट करना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक तो टॉप सरफेस को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इस कर्व्ड सरफेस एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, फिर इस बॉटम सरफेस एरिया को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, हियर जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज डबल इंटीग्रेशन f डॉट ds, इट विल बी फर्स्ट, पहला अपर सरफेस की बात कर रहे हैं, इस अपर सरफेस, अच्छा ये अगर k कैप की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी रह जाएगी, माइनस का k कैप, ठीक इसके नीचे वाली, ये नीचे वाली सरफेस, क्लियर। तो पहला मेरा टॉपेस्ट सरफेस, इसको मैं अपर सरफेस, इसको S1 कह दे रहा हूं, अपर सरफेस, इसको नाम दे रहा हूं S1। ये आ गया आपका कर्व्ड सरफेस, दैट इज S2, एंड ये आ गया मेरा बॉटम सरफेस विच इज S3। तो आपका यहां पर ये क्या बन जाएगा, S1 f डॉट ds, S1 कहने का मतलब पहले मैं अपर सरफेस के लिए कैलकुलेट करूं, प्लस डबल इंटीग्रेशन S2 f डॉट ds, फिर कर्व्ड सरफेस के लिए कैलकुलेट करूं, वो तो किसी भी ऑर्डर में आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, प्लस S3 which is for bottom surface, bottom surface के लिए अगर कैलकुलेट करें that will be f dot ds and it will be, कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए हम अल्फा है। अब इसमें वन बाय वन हमें एक एक करके कैलकुलेट करना होगा, पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, फॉर अपर सरफेस। तो अपर सरफेस के लिए अगर हम निकालना चाहें, फॉर अपर सरफेस, अपर सरफेस S1, देखो S1 जो अपर सरफेस था, ये जो अपर सरफेस था, यहां पर इस अपर सरफेस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा जा रहा है, k कैप। तो इसका मतलब n कैप की वैल्यू कितनी है, k कैप, क्योंकि इसका जो एरिया एलिमेंट जाएगा ऊपर की तरफ, इस सरफेस पर z की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, z की वैल्यू मेरे पास 1 है। अच्छा f डॉट ds, तो f डॉट ds वेक्टर क्या होता है, एज ds वेक्टर की वैल्यू होती है कितनी, ds n कैप। तो n कैप किसके साथ प्रोडक्ट करेगा, तो f डॉट ds वेक्टर को आप लिखेंगे f डॉट n कैप ds, तो f वेक्टर डॉट n कैप, f वेक्टर डॉट n कैप, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, f वेक्टर की वैल्यू मुझे रियल वैल्यू दी गई है, दिस वन, तो f वेक्टर हियर f vector dot n cap, it will be f vector dot n cap की वैल्यू कितनी थी, it is k cap, और इसके साथ अगर मैं k cap इंटू करूं तो it will be z स्क्वायर माइनस 1, समझ पा रहे हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, तो डॉट प्रोडक्ट में i टू i j टू j k टू k है, तो दैट विल बी z स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इस सरफेस के लिए z की वैल्यू कितनी थी, 1, तो z की वैल्यू अगर 1 थी तो 1 माइनस 1 एंड दैट विल बी 0। तो अगर f डॉट n कैप की ही वैल्यू 0 है, इसका मतलब आपके लिए सिंपली इंटीग्रेशन क्या बन गया, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं यार टॉप में, ठीक है ना, यहां बीच में लिख दे रहा हूं, लेकिन आपको लास्ट में लिखना है। तो दिस इंप्लाइज दैट, आप क्या कह सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन S1 f डॉट ds इट विल बी 0 एंड व्हिच इज अल्फा 1। फिर हम सेकंड निकालेंगे किसके लिए, S2, दैट मींस फॉर कर्व्ड सरफेस। तो बस को कॉपी कर लीजिए भाई, और कोई कहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। और आप लोग देखिए व्यूज आ रहे हैं, आप लोग समझ भी रहे हैं उन चीज़ों को, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करिए भाई, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और कमेंट के थ्रू पूछिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइए, नहीं लग रहा कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ तो वो भी मुझे बताइए, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है ना, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। क्योंकि फिजिक्स इज अ ब्रॉड फील्ड, बहुत ही ब्रॉड फील्ड है, आदमी जीवन भर सीखता रहेगा ना, उसमें सीखता रह जाएगा, ठीक है ना, उसकी एंड लाइफ एंड हो जाएगी, लेकिन वो फिजिक्स का एंड कभी एंड नहीं होने वाला, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज इट इज इनफाइनाइट, आप जितना खोजोगे उसमें उतना मजा आएगा,
तो उस मजे से पढ़िए और थोड़ा सा मुझे भी रिस्पॉन्स करेंगे तो भाई मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। देन आफ्टर वी आर गोइंग ऑन द सेकंड रीजन कर्व्ड सरफेस के लिए। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं हम किसके लिए, कर्व्ड सरफेस S2 के लिए। अब जो कर्व्ड सरफेस है भाई, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको नोटिस करने वाली बात है जो मैं आपको कह रहा था। अब इस कर्व्ड सरफेस ये बेसिकली मेरा कौन से प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ये मेरी मैंने इसको एक्स एक्सिस कंसिडर किया है, यहाँ बोर्ड पे देखो आप, और मैंने इसको एक्स एक्सिस और ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, और इसको हमने कंसिडर किया है जेड एक्सिस। ठीक है, तो अब इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो भाई इसके अलोंग अगर मेरा यूनिट नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा, ये ऐसे, ये तो आएगा यूनिट नॉर्मल बाहर की तरफ, ठीक है ना। अब ये एन कैप में निकालूं कैसे भाई, ये तो डबल ड्यूल हो गया ना, दो सरफेसेस में आ गया, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं यहाँ इस तरफ कंसीडर करता हूं, अगर मैं ये जेड एक्सिस और जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलाउंग कैलकुलेट करूं तो मेरा ये है, और एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होता है, वाई एक्सिस वाला होता है। और इस साइड को कंसीडर करूं तो अलग है, इस साइड को कंसीडर करूं तो अलग है, क्योंकि ये मेरी फिर वाई एक्सिस है भाई, ठीक है ना, ये मेरी वाई एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड के अलाउंग तो फिर एक्स वाला आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, मैंने आपको रफ वर्क में इससे पहले जब मैंने इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया था तो उसमें क्या बताया था, अगर हम किसी भी स्केलर फील्ड का एरिया मेरा क्या होता है, स्केलर फील्ड होता है, अगर स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकालूं तो ग्रेडियंट क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर होता है जो उसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। ग्रेडियंट ऑफ, अगर मेरा स्केलर फील्ड फाई है तो इसका ग्रेडियंट फाई कहां की ओर जाता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है। तो इसके अगर हम ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन निकाल दें तो यहां पर हेयर एंड कैप ये किसकी वैल्यू होगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब फाई स्केलर फील्ड कौन सा है मेरा भाई, हमारा जो कर्व्ड सरफेस था, ये मेरा कर्व्ड सरफेस कौन सा दिया हुआ है, ये मेरा जो ये जो कर्व्ड सरफेस है, दीज ऑल आर द सर्कल्स, ये सारे सर्कल्स हैं, सर्कल्स हैं, मतलब फाई की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4। भाई जो मेरा सर्कल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 ही तो दिया हुआ था, ठीक है ना। तो मेरा कर्व्ड सरफेस तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। तो ग्रेडियंट अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, भाई ये जो ग्रेडियंट फाई है वेक्टर है, वेक्टर की डायरेक्शन अगर मुझे निकालनी है तो ए कैप को मैं क्या लिखूंगा, दैट विल बी मॉड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई, उसी का मॉडुलस। अच्छा ग्रेडियंट फाई कहने का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ, इसी का मॉड ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हियर ग्रेडियंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और -4 आप चाहो तो लिख लो, ऐसा कुछ नहीं है, -4 यहां मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं, -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। तो ग्रेडियंट आपको पता ही है, ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या होता है, डेल, लेकिन यहाँ पर डॉट या क्रॉस कुछ नहीं होता। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4, इट विल बी, ये डायरेक्टली एंटर करता है आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ फाई, जहां पर मैं फाई इस फंक्शन को कह रहा हूं तो ये फाई तीनों के साथ एंटर करेगा, और ये फाई क्या वैल्यू आ गई, आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 प्लस के, ये साथ में जे था, प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4। अब इसका अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, इट विल बी 2xi, हेड इज 2yj, जेड के लिए तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, मतलब ग्रेडियंट फाई की वैल्यू ये है। तो मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई कितना हो गया, मॉड ऑफ ग्रेडियंट फाई, इसी का मॉड कैलकुलेट कर दीजिए तो मॉड कितना आ जाएगा, इट विल बी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर विच विल बी 2 ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो यूनिट नॉर्मल है
जो सरफेस के यूनिट नॉर्मल जाएगा, इट विल बी ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन, ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन क्या था 2xi plus 2yj upon 2 under root x square plus y square, and it will be xi plus yj upon under root x square plus y square। तो इतनी बात आई थिंक सो आपके समझ में आई होगी जो हमने एन कैप लिए निकाला, क्योंकि डीएस वेक्टर को आप क्या लिखेंगे एन कैप डीएस, एन कैप डीएस। अब हमें फिर डीएस की भी बात करनी कि डीएस मेरा किस सरफेस में आ रहा है। क्लियर? तो ये बात को कॉपी कर लीजिए, फिर वी आर गोइंग ऑन फाइंड आउट टू डीएस। तो ये नॉर्मल हमने फाइंड आउट कर दिया, दैट इज xi plus yj अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज xi plus yj अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मेरे को क्या दिया था, इसकी x स्क्वायर जो बॉटम सरफेस था, या फिर मेरे पास जितने भी ये सर्कल्स यहाँ पर जनरेट हो रहे थे सबकी इक्वेशन क्या थी x स्क्वायर, क्योंकि ये सारे के सारे तो x एक्सिस और y प्लेन में थे ना, x और y प्लेन में थे, तो इसकी वैल्यू क्या थी 4, देन इट कैन बी रिटन एज 2। और ये 2 मैंने कैसे लिख दिया, एज जितने भी हमारे बॉटम सरफेस के थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या दिया था आपको 4 दिया था, तो उसका मैंने अंडर कैलकुलेट कर दिया है। सो f वेक्टर डॉट एन कैप। अब f फैक्टर मेरे को क्या दिया गया है, f फैक्टर इज गिवन दैट, कहां गया यार, कुछ नहीं हमें तो मिल रहा है यार, xi माइनस yj, xi माइनस yj प्लस z स्क्वायर माइनस 1 आउट ऑफ k। बेटा मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी दोबारा बोल रहा हूँ वही मेरे पास इतना स्पेस नहीं होता कि थोड़ा सा हम उसको एक्सटेंड करके लिख सके, इसलिए मुझे बार बार मिटाना पड़ जाता है, इसलिए हर बार देखना पड़ जाता है कि हाँ भी क्या मेरी वैल्यू है। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, xi प्लस yj एंड अपॉन 2, और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि i टू i और j टू j करनी है मुझे, तो i टू i करिए, इट विल बी x स्क्वायर, y टू y करिए, इट इज y स्क्वायर, z टर्म तो वहां है ही नहीं, एंड इट विल बी बाय 2। अच्छा अब भाई सेकंड वन थिंग ds, भाई इसका एरिया एलिमेंट निकालना है। इसका एरिया एलिमेंट अब आप इसे देखिए दो तरीके से कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था भाई ये x एक्सिस है और ये तो z एक्सिस है। अब आप इसको चाहे x z प्लेन में कंसीडर कर लो, ये y एक्सिस है, या फिर yz प्लेन में कंसीडर कर लो, जहां इजी पड़ रहा है उस प्लेन में आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं आप यहां पर मान ले रहा हूं किसी भी एक प्लेन में ले लीजिए कि एज ds is on yz plane, तो ये हाँ yz प्लेन में हमें सरल पड़ेगा। xz भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, xz भी प्लेन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो yz प्लेन में तो ds को क्या लिखेंगे आप, ds इक्वल्स टू dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप, और मैंने बताया भी था इससे पहले इट इज dy dz अपॉन n कैप डॉट i कैप। n कैप की वैल्यू ये है भाई, ये है n कैप की वैल्यू, और i कैप के साथ इसका आप कंसीडर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा x/2, x/2, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं 2x। और अगर आप इसे dy dz, इसी को आप अगर x z प्लेन में कंसीडर करते हैं तो xz प्लेन में आपका xz प्लेन में अगर कंसीडर करते हैं dz dx आता, तो dz dx के नीचे क्या आ जाता n कैप डॉट j कैप, तो वहां पर y/2 आ जाता है, दैट विल बिकम y/2, और दोनों की वैल्यू सेम ही है यार, x/2 कर लो या y/2 कर लो, बोथ हैज द सेम वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो ये हमारे पास क्या आया, ds की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो मेरे पास सेकंड इंटीग्रल है, दिस इंप्लाइज दैट डबल इंटीग्रेशन s2 f डॉट n कैप ds, क्या लिखेंगे इसे, इट विल बी डबल इंटीग्रेशन ऑफ s2 f डॉट n कैप, इसकी वैल्यू मैंने निकाली है अभी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाई 2 इंटू ds की वैल्यू है 2/x एंड dy dz। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं इस 2 से जो 2 कैंसिल हो गया, x को दोनों के नीचे रख लीजिए, इट विल बी x माइनस
वाई स्क्वायर बाई एक्स डी वाई एंड डी जेड। अब हमें केवल इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है विद द गिवन लिमिट्स, दी गई लिमिट्स में। यहाँ पर से हम आसानी से लिमिट्स निकाल सकते हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, देन वी आर गोइंग ऑन टू फाइंड आउट द लिमिट्स। तो हमने यहाँ तक फाइंड आउट कर लिया था एंड अब हमें केवल लिमिट देनी है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये मेरा जो सर्कल था, इस सर्कल में x जो है, जो हमारा सर्कल था, इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब x में भी लिमिट 0 से 200 और -200 और y में भी लिमिट 200 और -200। तो y की लिमिट भी मुझे मालूम है, मतलब फर्स्ट इंटीग्रल भी कैलकुलेट किया जा सकता है और सेकंड इंटीग्रल भी। तो आप इसको चाहे तो जैसी मर्जी लिख लीजिए। पहला इंटीग्रल मैं dz को कंसीडर कर ले रहा हूँ, सेकंड इंटीग्रल हम ना कंसीडर कर ले रहे हैं y के लिए। इट विल बी x माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स एंड dy विच इज फ्रॉम -2 to 2 और z आपका कहां से कहां जा रहा है, इट विल बी गोइंग ऑन 0 to 1। अब हमें केवल इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। z मेरा 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा है और y मेरा कहां से कहां मूव कर रहा है भाई, इस वाली एक्सिस को देखो, यहां से यहां को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाला मेरा नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। इट विल बी अगर 200 देन डेफिनेटली इट विल बी -200। और अगर आप, मैंने जो आपको इससे पहले ही बताया, अगर आप इसे एक्स जेड प्लेन में कंसीडर करते हैं तो भी लिमिट आपकी -2 से 2 ही जाती, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो भी लिमिट हमारी -2 से 2 ही जाती, तो मेक तो वैल्यू हमारी लिमिट की है, विल बी 0 to 1 dz -2 to 2। अच्छा, x, इस x को आप क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट आउट द x। अब आपका जो सरफेस था वो सरफेस क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आई थिंक सो 4। तो x को मैं क्या लिख सकता हूं, x कैन बी रिटन एज अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस पूरा y में ही चेंज कर दिया, इज दैट क्लियर। और सेकंड क्या आ गया आपके पास, वाई स्क्वायर अपॉन x की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड दैट इज dy and that is equals to 0 to 1 dz -2 to 2। अब इसको देखिए, थोड़ा सा आप सेपरेट करके कर लीजिए। इट कैन बी एज 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy माइनस -2 to 2 वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy। अभी तो सिंपल इंटीग्रेशन है भाई। अब इसको भाई मैं यहाँ पर कुछ नाम दे दे रहा हूँ, इसका कुछ भी नाम दे दो, इक्वेशन के कर दे रहे हैं। एक बार इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, देन आफ्टर वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। फिर हम वाला वैल्यू किसमें रख देंगे, के में रखेंगे। हियर -2 to 2 वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर dy। और देखो ये इवन फंक्शन है भाई, y के स्थान पर अगर आप -y रखेंगे तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब -a to a को आप क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 to a और y स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड dy। अब y को इस तरह का फंक्शन चूज करिए कि आपका ये इंटीग्रल आसानी से सॉल्व हो जाए। लाइक मैं मान ले रहा हूं y = 2 sin थीटा है, तो dy आपके लिए क्या आ जाएगा, इट विल बी 2 cos थीटा d थीटा। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्टली सॉल्व की जा सकती है, दैट विल बिकम 0। देखो y की वैल्यू अगर 0 तो sin थीटा भी 0, y की वैल्यू 2 तो sin थीटा की वैल्यू 1, थीटा इक्वल्स टू π/2। y स्क्वायर कितना हो गया, दैट विल बिकम 4 sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस 2 कहने का मतलब 4 बन जाएगा, अगेन 4 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, तो 4 तो आ गया बाहर, दैट विल बी 2 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज cos थीटा। एंड dy की वैल्यू कितनी है, इट इज आल्सो 2 cos थीटा एंड d थीटा। तो ये फंक्शन इस 2 से ये 2 कैंसल आउट, इट विल बी 4 0 to π/2 एंड sin स्क्वायर थीटा। ओके, एक 2 और भी है, तो इट विल बिकम 8.2 एंड cos थीटा d थीटा। अब इसको चाहे तो आप बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो अभी आपने बीटा गामा फंक्शन नहीं पढ़े हैं, विच विल बी रेड बाय यू।
ऑन बीएससी सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेम या फोर्थ सेम में चीज को रीड किया जाएगा। तो इसको हम सिंपल वे में भी इसको हम इजी वे में सॉरी cos थीटा तो कैंसिल हो गया ना यार, सॉरी ये तो और भी इजी बन गया हमारे, ये तो हमारे काफी इजी क्वेश्चन बन गया। इट विल बिकम cos थीटा ऑन sin स्क्वायर थीटा ओनली। अब इस sin स्क्वायर थीटा को चाहे आप, मैं जो आपको बताया था बीटा गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली हम इसको 1 माइनस 2 cos थीटा की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट विल बी 0 to पाई बाई 2 sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 2 एंड d थीटा। इट विल बिकम, ये 2 से 8 कट गया 4 टाइम्स, यहां 1 की बात करेंगे तो इट विल बिकम थीटा एंड cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, 2 थीटा का 1/2 एंड लिमिट दे दी आपको 0 से पाई बाई 2, इसमें भी लिमिट है 0 से पाई बाई 2 एंड आई लिमिट इज क्लोज। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, इसमें देखो sin पाई बाई 2 थीटा के स्थान पर अगर मैं पाई बाई 2 रखूंगा तो sin 2 पाई की वैल्यू 0 एंड sin 0 की वैल्यू 0। तो ये इंटीग्रल तो मेरा ये पीछे वाला फंक्शन तो एंटायरली 0 बन गया, केवल इस इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, और ये इंटीग्रल कितना हो जाएगा ओनली पाई बाई 2। तो ये आ गया 4 इंटू पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2, और 4 इंटू पाई बाई 2 दैट इज 2 ऑफ पाई होगी। तो हमारा ये कौन सा इंटीग्रल सॉल्व हुआ, दैट इज द सेकंड वन इंटीग्रल व्हिच हैज बीन सॉल्व्ड। तो बस इसको कॉपी कर लीजिए, देन आफ्टर वी आर गोइंग ऑन द थर्ड वन। तो हमने सेकंड इंटीग्रल तो सॉल्व कर दिया था, दैट वाज 2 पाई। अब हमारे फर्स्ट इंटीग्रल की बारी है, और इसको ये तो आपने पढ़ा ही है, दैट इज अंडररूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला या a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाला फंक्शन आपका। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 0 to 1 dz एंड इट इज दिस वन इज अंडररूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होती है इसकी वैल्यू x/2। तो यहां पर मेरे पास आ गया y/2 अंडररूट 4 माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो a स्क्वायर खुद मेरा 4 है, 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a दैट इज y/2 एंड लिमिट इज -2 to 2। तो -2 to 2, चलिए -2 to 2 ही ले लीजिए, -2 पाई। दैट वन इज क्लियर, इट विल बी। अच्छा ये भी मेरा इवन फंक्शन था, तो इसके स्थान पे भी आपको आगे से ले सकते हो। तो ये आपके लिए क्या आ गया 0 to 1 dz, इट विल बिकम 2 और y/2 अंडररूट 4 माइनस y स्क्वायर माइनस 4/2 साइन इनवर्स y/2 माइनस पाई। मैंने इस 2 को भी कॉमन कर दिया, इसका -2 to 2 ये बाहर से ले लिया, और उसका भी 2 फिर आउट में आ गया। तो ये वैल्यू क्या बन गई हमारे लिए 0 to 1 इट इज 2 dz। अच्छा यहाँ पर लिमिट दो, देखो अगर हम इसको लिमिट, ये वाले को लिमिट, अगर इस फंक्शन को लिमिट मैं 0 to 2 लिमिट दे रहा हूं, तो ये 2 पर तो वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 2 साइन इनवर्स माइनस का सॉरी प्लस का 2 साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स 2 मतलब साइन इनवर्स 1 माइनस पाई एंड इट विल बिकम 2 0 to 1 dz साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई/2 and that is equals to again pi। तो 2 पाई/2 माइनस पाई, और ये पाई 2 से 2 तो इजीली कैंसिल हो गया, देन इट विल बी 0। तो हमारे पास ये नेक्स्ट कंडीशन आ गई, इसको कोई भी नाम दे दीजिए, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 जो भी चल रही थी, आई थिंक सो अल्फा 2 या अल्फा 2 मैंने पहले ले ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट इज जस्ट द नेम ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस के लिए इसकी वैल्यू 0 आ गई है। अब बचा हमारा केवल कौन सा सरफेस, बॉटम सरफेस। थर्ड वन इज फॉर बॉटम सरफेस। अच्छा बॉटम सरफेस देखो के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने इससे पहले भी डायग्राम में आपको बताया था यहाँ की डायरेक्शन कौन सी होगी, माइनस का के कैप। तो एन कैप की वैल्यू तो है आपके पास माइनस का के कैप,
ds इट विल बी, कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो इसको आप लिख सकते हैं dx dy और अपॉन में आ जाएगा n डॉट k मॉड में n डॉट k, और k की वैल्यू देखो, n की वैल्यू ऑलरेडी k है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं dx dy, क्योंकि k डॉट k की वैल्यू 1 आएगी लेकिन माइनस में आएगा, लेकिन बाहर से आपका मॉडुलस लगा तो देन इट विल बिकम पॉजिटिव, तो दैट विल बी dx dy। अच्छा f डॉट n कैप इट विल बी, f फैक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, अगेन आई हैव टू लुक फ्रॉम द बुक इटसेल्फ, तो f फैक्टर की वैल्यू थी हमारे पास, आ गया यार क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, xi प्लस माइनस yj प्लस z स्क्वायर माइनस 1 k एंड डॉट प्रोडक्ट विद माइनस k, तो i to i y to y सॉरी i to i j to j एंड k to k करेंगे अगर इसे सॉल्व, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का z स्क्वायर माइनस 1, और इस बॉटम सरफेस के लिए z की वैल्यू कितनी है, बॉटम सरफेस पर इस पॉइंट पर z की वैल्यू तो 0 है, तो ये वैल्यू आ गई कितनी, केवल माइनस माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब फॉर थर्ड वन सरफेस डबल इंटीग्रेशन s3 f डॉट ds वेक्टर इट विल बी s3 f डॉट इसी को क्या लिखेंगे f डॉट n कैप, ds की वैल्यू है आपके पास dx dy एंड इट विल बी डबल इंटीग्रेशन 1 dx dy इट इज, तो इसको y के लिए ले लीजिए एंड सेकंड इज फॉर dx, पहला मेरा dx के लिए तो सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, x में लिमिट, तो x और y के लिमिट, अभी वही बार आप लोग देख के बताएं x और y की लिमिट मेरे पास क्या आएंगी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लिमिट्स ऑफ x एंड y, जस्ट टोल्ड मी x और y की लिमिट मेरे पास क्या आएंगी, भाई एक लिमिट, भाई अगर मैं x और y में लिमिट ले रहा हूं तो ऐसा नहीं कि आप मेरी भाई एक लिमिट आप अगर आप x के रिस्पेक्ट में ले तो एक लिमिट तो आप -2 से 2 ही जाएंगे, लेकिन सेकंड लिमिट में आपको भाई अगर मैं यहाँ पर कोई स्ट्रिप कंसीडर कर रहा हूं तो स्ट्रिप में y ये जो मेरा सर्कल था, सर्कल मेरे को क्या दिया था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, आधी बात क्लियर, तो x को आप किस तरह से ले सकते हो, x को आप क्या लिख सकते हैं 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये इट विल बी प्लस माइनस, तो y में लिमिट मेरी -2 से 2 और ये चली गई आपके माइनस का 4 माइनस वाई स्क्वायर से अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा ये कैसा इंटीग्रल है भाई, आपका डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल में जो है फंक्शन मेरा 1 है, तो x को माइनस एक्स लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैल्यू फंक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, f(x) की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डन एज 2 -2 to 2 dy and x to the limit 0 to under root 4 minus y square and it will become 2 minus, तो अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये हमारा वही इंटीग्रल है जो पहले आया था। अच्छा ये भी देखो आपका कैसा इंटीग्रल है, दैट इज आल्सो डेफिनेट इंटीग्रल, और y के स्थान पर माइनस वाई लेने से मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो y के स्थान पर माइनस वाई, तो इसका मतलब ये -2 से 2 को फिर से मैं 0 to 2 बना सकता हूं, बट आई हैव टू टेक 2 के स्थान पर क्या करना पड़ेगा 2 into 2 दैट इज 4 and it is 0 to 2 and under root 4 minus y square and dy which will become 4 and that is y by 2 under root 4 minus y square plus 4 by 2 sin inverse y by 2 it is 0 to 2 and that will be 4। अच्छा अब देखो यहां पर अगर 0 to 2 लिमिट अगर ली जाए तो ये तो वैल्यू 0 और ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी 4 by 2 and sin inverse 2 by 2 that is 1 which is pi by 2, इन दोनों 2 से तो ये 4 कैंसिल आउट and that is equals to 4 pi। तो हमारा जो बॉटम सरफेस के लिए था, बॉटम सरफेस के लिए वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 pi। तो एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर हम तीनों इंटीग्रल को कंबाइन करके उसके एंटायर सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए। तो हमने पहले जो हमारा एंटायर इंटीग्रल आ जाएगा LHS जो क्लोज अपर सरफेस के लिए प्लस कर्व्ड सरफेस के लिए और प्लस
बॉटम सरफेस के लिए। अपर सरफेस के लिए हमारी इंटीग्रल की वैल्यू कितनी थी 0, कर्व सरफेस के लिए वैल्यू कितनी थी 0, बॉटम सरफेस के लिए वैल्यू थी 4 पाई, इट विल बी 4 पाई और इसको मैं नाम दे रहा हूं S1। अब आते हैं हमारी राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड वाज ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस ऑफ F वेक्टर एंड dv। तो F वेक्टर, तो उसका मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। हियर divergence F factor, that is del dot F factor which is equals to I, ये तो आपको पता ही, आप तो कई बार कर चुके हैं भाई, J del by del y K del by del z in dot product with F factor. I have to say it again from the paper, that is xi minus yj, xi minus yj plus z square minus 1k, z square minus 1k। एक तो थोड़ा सा देखिए, मैं मल्टीपल टाइम कह चुका हूँ, बोर्ड थोड़ा सा छोटा है मेरा और मुझे बार बार मिटाना पड़ जाता है और प्लस स्ट्रेस कम रहता है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। चलिए आपके समझने के लिए लेकिन सफिशिएंट है, समझिए इस चीज को। डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स, डेल बाई डेल वाई of minus y, del by del z of z square minus 1, it is 1 minus 1 plus 2z and it is only 2z। तो इसका मतलब जो मेरी राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम ऑफ डाइवर्जेंस f, it is 2z, it is dx dy and dz। फर्स्ट इंटीग्रल इज फॉर dx, सेकंड इंटीग्रल इज फॉर dy, थर्ड वन इज फॉर dz। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट विल बी dz, सेकंड इज फॉर dy एंड थर्ड इज फॉर ये 2 तो आ गया बाहर, z dz एंड फॉर x। x में लिमिट अभी बताई थी, माइनस का अंडर रूट 4 माइनस y स्क्वायर टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, वाई में लिमिट थी माइनस से 2 से 2, जेड में लिमिट थी 0 to 1, दैट इज 0 to 1। तो इस इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, इट इज 2 0 to 1 z is z माइनस 2 to 2 dy। ये देखिए फिर से आपका कैसा इंटीग्रल आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल है जिसके लिए fx की वैल्यू 1 है विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको अगर मैं आगे से इसको 2 के स्थान पर 4 कर दूं तो आई थिंक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर मेरी लिमिट आ जाएगी 0 से अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड dx। समझ गए, माइनस a टू a fx dx बराबर होता है 0 to a fx dx। तो लेकिन कब, जबकि फंक्शन मेरा इवन फंक्शन हो, और ये इवन फंक्शन ही है क्योंकि fx की वैल्यू 1 है। x को अगर आप माइनस x में रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू में तो कोई चेंज आने वाला नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर fx 1 है, मतलब इसके आगे मैं 1 कंसीडर कर रहा हूँ, fx की वैल्यू 1 कंसीडर कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू क्या वैल्यू आ गई, दैट इज 4 विच इज 0 to 1 z dz माइनस 2 to 2 dy एंड इट इज अगेन the same integral 4 under root 4 minus y square। अब इसको, इस इंटीग्रल को y के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दो। यहां पर देखो फिर से ये a1 इंटीग्रल है, तो बाहर से कितना आ गया 8, दैट इज 0 to 1 z dz। इसका इंटीग्रल करिए, इट इज y by 2 under root 4 minus y square plus 4 by 2 साइन इनवर्स y by 2 एंड लिमिट आ गई 0 to 2। समझ गए होंगे आप लोग, इट इज 8 0 to 1 z dz। और यहां पर अगर मैं 2 लिमिट लेता हूं, पहली वाली वैल्यू तो 0 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 4 by 2 साइन इनवर्स 2 by 2 दैट इज पाई by 2। तो पाई आ गया बाहर, तो ये 2 और 2 तो 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8 पाई limit 0 to 1 z dz, it is 8 pi which is z square by 2 limit 0 to 1 it is 4 pi। और ये मेरे आ गई कौन सी इक्वेशन, S2।
तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड आपकी S1 विच वाज आल्सो 4 पाई एंड जो राइट हैंड साइड आ रही है विच इज आल्सो 4 पाई। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख दीजिएगा फ्रॉम S1 एंड S2, फ्रॉम S1 एंड S2 LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस द थ्योरम। तो आई होप सो ये दो एप्लीकेशन के थ्रू आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भाई मुझसे पूछिए। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, और भाई अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए भी, कि ताकि मुझे भी थोड़ा सा फील गुड हो ना। मैं मल्टीपल टाइम कहता हूँ, और मैं अपनी तरफ से देखिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक प्रॉपर वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग देन आप मुझे वहाँ पर करेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज नो वन इज द मास्टर ऑफ फिजिक्स। मैंने पहले भी लाइन बोली है, मास्टर कोई नहीं है दुनिया में फिजिक्स का। फिजिक्स का मास्टर कोई नहीं, फिजिक्स में मास्टर है, ठीक है ना। आई एम ऑल्सो द मास्टर इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का मास्टर तो कोई बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, बिकॉज इट इज अ ब्रॉड सेंस। पहले हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते थे यार, आज क्वांटम फिजिक्स पहले हम मैक्रो बॉडीज सबको डील करते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, लेकिन आज हम क्वांटम पार्टिकल्स को रीड कर रहे हैं वेयर द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर नॉट अलाउडेड, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम ही नहीं करते। तो जैसे जैसे हम एडवांस जा रहे हैं ना, तो हर चीज लॉ भी चेंज हो रहा है, आप उन चीजों को दूसरे वे में रीड कर रहे हो, ठीक है। तो भाई अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक करिए एंड कमेंट करिए। एंड टिल देन बी हैप्पी, एंजॉय करिए लाइफ को, मजे लीजिए एंड पढ़िए भाई। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। टिल देन गुड बाय।